इस कहानी के लेखक संतोष कुमार जी हैं। विवाह एक पवित्र बंधन भाग 3। अभी तक आपने जाना वैभव नायरा को पसंद करने लगता है। वो घर जाकर अपनी डायरी में नायरा के बारे में लिखता है। वो डायरी उसकी मम्मी पढ़ लेती हैं। फिर उसके मम्मी पापा मिलकर अयान के घर जाने का प्लान बनाते हैं। अयान के घर सभी बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी अयान और नायरा साथ में आते हैं। वैभव नायरा को देखकर खुश हो जाता है। अब आगे। वैभव नायरा को बहुत प्यार से देख रहा था। अयान ने वैभव और उसके मम्मी पापा को अपने घर में देखा तो आगे बढ़कर वैभव के मम्मी पापा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसके साथ नायरा ने भी सबको प्रणाम किया। वैभव की मम्मी ने नायरा के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, बड़ी ही प्यारी बच्ची है। ये कौन है बहन जी? जी, हमारे साथ वाले घर में ही रहती है। नायरा नाम है इसका। अयान और नायरा दोनों बचपन से ही दोस्त हैं। दोनों कितना भी लड़े झगड़े पर फिर जल्दी ही दोस्ती हो जाती है दोनों में। आप भी ना मम्मी कुछ भी बोलने लगती हैं। अयान ने अपनी मम्मी को टोका। फिर उसने वैभव को कहा, ओए चल ना, हम छत पर चलते हैं। छत पर तीनों आ तो गए थे पर बोल बस अयान ही रहा था। नायरा चुपचाप अपने पांव के अंगूठे को निहारने में लगी थी और वैभव अयान की बातों को सुनकर बस हाँ ना में जवाब दे रहा था। उसकी नज़र तो नायरा पर थी पर अयान पास में था, इसलिए उससे नज़रें बचाकर उसे देख रहा था। थोड़ी देर बाद वैभव के पापा ने आवाज़ दी, बेटा चलो अब बहुत देर हो जाएगी, घर चलते हैं। जाते समय उन्होंने अयान को कहा, बेटा किसी दिन आना हमारे घर अपने मम्मी पापा को लेकर। जी अंकल। उसी दिन रात में वैभव अपने पापा से बोल रहा था, पापा अयान को आप अपने ऑफिस में नौकरी दे सकते हैं क्या? क्यों, क्या बात है बेटा? वो तो नौकरी करता ही है ना? हाँ पापा, पर उसकी सैलरी बहुत कम है, इसलिए वो बहुत परेशान रहता है। ओके, मेरे बेटे को जिस बात से खुशी मिलेगी वो मैं ज़रूर करूँगा। सच पापा? हाँ बेटा, तुम उसे कल सुबह ही अपने ऑफिस बुला लो। एक नई बिल्डिंग बनाने का काम शुरू होने वाला है। उसे देखने के लिए मैनेजर की ज़रूरत तो पड़ेगी ही ना। थैंक्स पापा। फिर वैभव अपने कमरे में बैठकर अयान को मैसेज करने लगता है। अयान भी अभी तक सोया नहीं था। उसने वैभव का मैसेज पढ़ा, सुबह 9 बजे मेरे घर आ जाना। मैंने पापा से तुम्हारी जॉब के लिए कहा है। एक मैनेजर की पोस्ट खाली है। अयान मैसेज पढ़कर बहुत खुश हुआ और उसी समय वैभव से फ़ोन पर बात की। सुबह 9 बजे अयान वैभव के घर आ गया था। वैभव और उसके पापा भी नाश्ता करने के बाद ऑफिस जाने के लिए ही निकल रहे थे। वैभव ने अयान को अपने साथ कार में बिठा लिया। ऑफिस में अयान को उसका काम समझा दिया गया था। काम कुछ खास नहीं था पर सैलरी 50,000 रुपये मंथली थी, जो कि वैभव की मेहरबानी से ही थी। पर जो भी हो, अब अयान बहुत खुश था और शाम को घर आते समय वो सोच रहा था कि आज वो नायरा से अपने प्यार का इजहार करेगा। ख्यालों में वो नायरा का शर्म से लाल चेहरा महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि अब वो अपनी मम्मी को कहेगा कि नायरा की मम्मी से शादी की बात करें। अयान खुशी खुशी अपने घर आया और
फ्रेश होकर नायरा के घर पहुंच गया। पर नायरा के घर में एक मुश्किल आ गई थी। नायरा के पापा का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनके पापा का पैर फ्रैक्चर हो गया था और सिर पर भी थोड़ी चोट आई थी। अब अंकल की ऐसी हालत में अयान अपने प्यार का इजहार कैसे करता, इसलिए वो थोड़ी देर अंकल के पास बैठकर वापस अपने घर आ गया। आज रात अयान को बहुत अच्छी नींद आने वाली थी। उधर वैभव गहरी नींद में सोया हुआ था कि कोई ख्वाब देखकर अचानक से उसकी नींद खुल गई। उसे ऐसा लगा कि जैसे वो मीलों चला हो। उसे बहुत थकान महसूस हो रही थी और प्यास भी बहुत लगी थी। वैभव ने पानी पीने के लिए जग उठाया और उसमें पानी नहीं था। जग पूरा का पूरा खाली था, इसलिए वो किचन में पानी लेने गया। वैभव ने फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और एक सांस में पानी पीने लगा, जैसे कि अपने मन की बेचैनी को ठंडे पानी से दूर करना चाहता हो। पर ठंडे पानी की वजह से उसे खांसी होने लगी और वो खांसते खांसते वही किचन के फर्श पर बैठ गया। वैभव के खांसने से उसकी मम्मी की नींद खुल गई तो वो भागकर उसके पास आई और उसके सीने और पीठ को सहलाने लगी। कुछ देर में उसकी खांसी रुकी तो वो रोने लगा। उसकी मम्मी ने उसे गले लगा लिया। क्यों माँ, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है जो भगवान ने मुझे आप और पापा जैसे अच्छे माता पिता दिए। रुपया पैसा इतना कि जो कहूँ मुझे मिल जाए, पर जिंदगी ही नहीं दी। बस 6 महीने तक की मोहलत दी है, पर मैं तो जीना चाहता हूँ माँ। दुनिया की खूबसूरती में खुलकर सांस लेना चाहता हूँ। नायरा के साथ नई दुनिया बसाना चाहता हूँ। हाँ माँ, मैं बहुत पसंद करता हूँ नायरा को। जब वैभव के पापा ने देखा कि बहुत देर हो गई है तो वो भी वहीं आ गए कि कहीं वैभव की तबीयत ज़्यादा खराब तो नहीं हो गई। उन्होंने वैभव की बात सुनी तो उसके करीब आ गए और उसे गले लगा लिया। तुमने कभी कोई गलत काम नहीं किया बेटा। देखना, तुम्हारे दिल का ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा और तुम अपने सारे सपने पूरे करोगे। दरअसल वैभव के दिल में जन्म से ही 2 छेद हैं, इसलिए उसके ऑपरेशन में बहुत मुश्किल है। डॉक्टरों ने कहा है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के चांसेस बस 10% हैं। बचपन से ही वैभव दवाइयों पर निर्भर है और अब तो डॉक्टर ने बोल दिया है कि ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, पर साथ में ये भी कि बचने के चांसेस बहुत कम हैं। इसलिए वैभव ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं है कि कम से कम 6 महीने तो ज़िंदगी जी ले। वैभव के मम्मी पापा पता नहीं कितने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च जाकर अपने बेटे की ज़िंदगी की फरियाद लेकर जाते हैं। और तो और बहुत सारे अनाथ आश्रम में पैसा भी डोनेट करते हैं कि शायद भगवान उनके बेटे की ज़िंदगी बख्श दें। वैभव के पापा ने उसे संभाला और फिर उसे कमरे में लेकर गए। मित्तल जी अपने बेटे को सुलाकर आ गए थे, पर उनकी आंखों की नींद उड़ गई थी। उन्हें अपने बेटे को बचाने के लिए एक उम्मीद की किरण नजर आ रही थी, नायरा के रूप में, और वो अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए कोई राह तलाशने की कोशिश कर रहे थे, जिससे नायरा उनके बेटे की जिंदगी में आ जाए और उसमें अपनी मौत से लड़ने की उम्मीद जागे। मित्तल जी को महसूस हो रहा था कि नायरा ऑपरेशन के 10% चांसेस को 100% में बदल सकती है, और अगर ऐसा ना भी हुआ तो कम से कम बेटे की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश तो ज़रूर पूरी हो जाएगी। यह सब सोचते हुए उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। दूसरे दिन ऑफिस में मित्तल जी ने अयान को अपने पास बुलाया
और उसे एक बाइक की चाबी दी। अयान ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उन्हें देखा तो वो बोले, रख लो बेटा, तुम्हारे लिए ही है। ऑफिस में आने जाने में आसानी हो जाएगी तुम्हें। तुमने जो मेरे बेटे की जिंदगी बचाई है उसके आगे ये कुछ नहीं है। अयान ने फिर मुस्कुराते हुए चाबी रख ली। अब अयान बहुत खुश था। अच्छी नौकरी, खुद की बाइक। उसका मन कर रहा था कि जल्दी से नायरा को अपनी कामयाबी की बात बताए, पर अभी ऑफिस में काम करना भी जरूरी था, इसलिए वो शांति से अपने काम करने लगा। 2 दिन बाद ही मित्तल जी ने उसे अपने कैबिन में बुलाया तो अयान बड़ी खुशी से उनके पास गया। मित्तल जी किसी सोच में डूबे हुए थे तो उसने आवाज़ दी, सर, आपने मुझे बुलाया था क्या? हाँ बेटा, बैठ जाओ। दरअसल मैं आज बहुत थकान महसूस कर रहा हूँ। क्या बात है सर, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? पता नहीं बेटा तुम क्या सोचोगे, पर 5 महीने बाद वैभव का ऑपरेशन होना है अमेरिका में। तब हमें ऑफिस को संभालने के लिए किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़ेगी जिस पर मुझे भरोसा हो। पर वैभव को क्या हुआ है? जन्म से ही उसके दिल में छेद है, वो भी 2-2। इतने दिनों से वो दवाइयों के सहारे पर जिंदा है, पर अब डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि अगर ऑपरेशन नहीं कराया तो वो कुछ नहीं कर सकते। तो करवा लीजिए ना अंकल, मुझ पर भरोसा रखिए, मैं ऑफिस का ध्यान रखूंगा। आप वैभव को लेकर अमेरिका चले जाइए। तुम समझ नहीं रहे हो बेटा, इतना आसान होता ऑपरेशन तो मुझे अपने बेटे से ज्यादा पैसे प्यारे नहीं हैं। सब कुछ बंद करके चला गया होता अमेरिका, मगर मित्तल जी ने अपनी बात को अधूरा छोड़ दिया क्योंकि कोई मिलने आया था। पियोन ने नॉक किया और अंदर आकर उन्हें ये मैसेज दिया। मित्तल जी ने उसे भेजने के लिए कहा। एक आदमी अंदर आया और उसने एक लिफाफा मित्तल जी को दिया और उन्होंने भी उसे एक लिफाफा दिया। फिर वो चला गया। उसके जाने के बाद अयान ने कहा, सर, आप कुछ कह रहे थे? हाँ बेटा, बस एक ख्वाहिश है कि अपने बेटे के सिर पर सेहरा सजा हुआ देखूं। मित्तल जी ने थोड़ा उदास होकर कहा था। सर, तो आपने वैभव की शादी क्यों नहीं करवाई? मेरा मतलब 2-4 साल पहले ही करवा देते, उससे तो कोई भी लड़की शादी करने के लिए तैयार हो जाती। तुम ठीक कह रहे हो, बल्कि मैं और तुम्हारी आंटी कब से यही चाहते हैं कि वैभव की शादी कर दें, कि कम से कम एक वारिस तो हो हमारे बाद। पर क्या अंकल? अयान ने मित्तल जी के रुकने पर उन्हें तुरंत टोका। उसे शायद सारी बातें जानने की उत्सुकता हो गई थी, तभी वो आगे बोले, पर वैभव हर बार लड़की के परिवार वालों को बता देता है अपनी बीमारी के बारे में। ये तो है अंकल, इतनी बड़ी बात छुपाना भी मुश्किल है, पर कितने लोग अपनी गरीबी की वजह से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तुम्हारी बात भी ठीक है बेटा, बल्कि एक परिवार वाले तो अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार भी हो गए थे, पर वैभव ने उनकी बेटी को जाने क्या कहा कि वो शादी के लिए तैयार ही नहीं हुई। अब तो हार गया हूं मैं, फिर भी अपनी कोशिश को नहीं छोड़ा है मैंने। अभी तुमने देखा ना, एक आदमी लिफाफा देकर गया है, उसमें कुछ लड़कियों की तस्वीरें हैं जो गरीब परिवार से हैं। मित्तल जी की बात सुनकर अयान कुछ सोचने लगा। तभी मित्तल जी ने उसे टोका, जाओ बेटा, बहुत शाम हो गई है, ऑफिस आवर तो कब का खत्म हो गया है। फिर भी तुमने मेरी बात सुनी, अब मेरा मन भी हल्का महसूस हो रहा है। अब तुम अपने घर जाओ। जी अंकल, जाता हूँ, पर मैं भी आपके बेटे जैसा ही हूँ। आपके लिए कुछ भी करना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्या चल रहा है मित्तल जी के दिमाग में? क्या वह अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए नायरा को वैभव से शादी करने के लिए मना पाएंगे? क्या अयान अपने प्यार की कुर्बानी अपने दोस्त वैभव के लिए दे देगा?
कहानी आगे क्या मोड़ लेने वाली है जानेंगे अगले भाग में। तब तक अगर आपको आज की मेरी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।